वर्तमान में प्रचलित छापा कला की अन्य विधियां। पहला पॉइंट है आपका ऑफसेट प्रिंटिंग, दूसरा है आपका लेजर प्रिंटिंग। इन सब का नाम सुना है आप लोगों ने? अगला लिखिएगा डिजिटल प्रिंटिंग। उसके बाद लिखिएगा डिजिटल लैब प्रिंटिंग। डिजिटल लैब प्रिंटिंग। उसके बाद लिखिएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग। उसके बाद में लिख लीजिएगा, कितने हो गए? 5 हो गए। 6 नंबर लिख लीजिएगा फ्लैक्स या विनाइल प्रिंटिंग। और बस ठीक है। वन वे प्रिंटिंग जो होती है वो एक जो धरातल होता है उसका गुण होता है। प्रिंटिंग में ऐसी कोई खास बात उसमें नहीं होती। प्रिंटिंग सेम टू सेम वही रहती है जैसी होती है। ठीक है, तो इतनी 6 प्रकार की प्रिंटिंग प्रणाली मैंने आपको यहाँ पे और लिखवा दी है। ठीक है, इनमें से किसी के बारे में आप जानते हैं या किसी के बारे में आप नहीं जानते हैं? आप इनमें से किसी का भी उदाहरण दीजिए, किसी का भी जो आपको लगता हो कि किस प्रिंटिंग प्रणाली के तहत आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, वो प्रिंटिंग प्रणाली का आप उदाहरण दे सकते हैं। इनमें से कोई भी जिसके बारे में आपको मालूम हो, कोई भी बताइए। सर डिजिटल वाली तो कंप्यूटराइज्ड वाली होती है ना, जो डिजिटल होती है, जो ये प्रिंट आउट निकालते हैं जैसे। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं ऑफसेट की। ऑफसेट का जो सिस्टम रहता है वो CMYK वाला रहता है। ठीक है, ऑफसेट का सिस्टम CMYK वाला रहता है। आप जितनी भी रंगीन कॉपीज देखते हैं, रंगीन कॉपीज का मतलब है जैसे न्यूज़पेपर आप देखते हैं, आप जो है सक्सेस मिरर हो गया, इंडिया टुडे हो गया, मतलब मैगजीन्स आप देखते हैं, फेमिना वगैरह देखते हैं, या फिर आप पम्फलेट वगैरह देखते हैं, या फिर आप पोस्टर वगैरह देखते हैं, आपके सामने हर किसी के सामने आसपास से जरूर गुजरते रहे होंगे। जैसे कि ये किताब है हमारे पास में, ठीक है, ये ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन की छपी हुई किताब है। ठीक है, और इसके अलावा में जितनी भी जैसे किताबें रहती हैं, ठीक है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी वो सभी ऑफसेट प्रिंटिंग में छपाई की गई होंगी, और जिनकी संख्या कम रही होगी वो किसी अन्य माध्यम से छापे जा सकते हैं, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या में जो ऑफसेट का काम होता है वही होता है। कम से कम 1000 प्रतियों के साथ में ये काम स्टार्ट होता है। ऑफसेट का कम से कम 1000 प्रतियों के साथ में काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो CMYK मतलब 4 कलर में, अब तो 8 कलर मशीन भी आ गई है। पहले CMYK चलती थी 4 कलर मशीन, अब आ रही है 8 कलर मशीन आ गई है। 8 कलरों के साथ में प्रिंटिंग होती है। ठीक है, लेकिन हमको CMYK ही पढ़ना है, 4 ही कलर पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं 4 कलरों से हम बाकी सारे कलर्स को निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऑफसेट प्रिंटिंग ये हो गई है। न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, पोस्टर वगैरह जो छापे जाते हैं वो किससे छापे जाते हैं? ऑफसेट से छापे जाते हैं। दूसरी बात है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का क्या काम होता है? लेजर प्रिंटर एक तो आप मान के चलिए जैसे फोटोकॉपी वाली मशीन होती है वो भी लेजर प्रिंटर वाली होती है। कुछ मशीनें लेजर प्रिंटर वाली होती है, कुछ मशीनें लेजर प्रिंटर वाली नहीं होती हैं। वैसे लेजर प्रिंटर थोड़े से बड़े आकार का भी हो सकता है, बाकी छोटा भी हो सकता है। ठीक है, लेजर का काम ये होता है कि कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है ना, ये जो हमारा कंप्यूटर रखा हुआ है, इस कंप्यूटर के द्वारा इसमें से जो हमारी इमेज बनी हुई है, इस इमेज को हमें ट्रांसफर करना होता है। किसमें? प्रिंटर में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, प्रिंटर में हमें ट्रांसफर करना रहता है। अब इस प्रिंटर में जब हम इस इमेज को ट्रांसफर करेंगे वायर की सहायता से, हम इसमें से कनेक्शन करते हैं। इससे कनेक्शन जब करते हैं तो यहाँ पे इसका जो मदरबोर्ड होता है उस पे क्या नाम है, हम कमांड देते हैं। तो यहाँ पे जो है एक लेजर लाइट लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है? लेजर लाइट लगी हुई होती है। मान लिया ये हमारा मदरबोर्ड है, हमारा मदरबोर्ड है, ये हमारा मदरबोर्ड लेजर लाइट को जो है
संदेश देता है कि तुम ये छवि बनाओ, तब यहाँ से एक लेजर लाइट निकलती है और यहाँ पे लगा होता है एक सिलेंडर। क्या लगा होता है? सिलेंडर लगा होता है। इस सिलेंडर पे लेजर लाइट जब पड़ती है तो सिलेंडर घूमता भी रहता है, और उसी प्रकार से जैसे इतना बड़ा चित्र है, यहाँ पे लेजर लाइट पड़ी, सिलेंडर घूमा, धीरे धीरे करके पूरी छवि जो है सिलेंडर पे छप जाती है। और इस सिलेंडर पे छवि जब छपती है तो ये सिलेंडर घूम करके यहाँ पे आता है कागज के संपर्क में। ठीक है, यहाँ पे कागज के संपर्क में आता है, और कागज के संपर्क में आने के बाद में ये जब सिलेंडर घूम जाता है तो कागज पे ऐसे रगड़ जाता है, तो इस दिए गए कमांड का जो चित्र है इस सिलेंडर पे छपने के बाद वो छाप किस पे देता है? कागज पर छाप देता है, और फिर ये कागज इधर ट्रांसफर हो जाता है और हमारा प्रिंट बनके तैयार हो जाता है। ये सिस्टम होता है लेजर प्रिंटर का। ठीक है, ये सिस्टम किसका होता है? लेजर प्रिंटर का। ये प्रोसेस होता है ऑफसेट में नहीं होता है, ये प्रोसेस ऑफसेट में नहीं होता है। अब आ जाइए डिजिटल प्रिंटिंग में। डिजिटल प्रिंटिंग जो होती है वो लेजर टाइप की भी हो सकती है और नॉन लेजर वाली भी हो सकती है। ठीक है, नॉन लेजर वाली भी हो सकती है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो मैकेनिकल सिस्टम है, आपका नाम ही लिखा है डिजिटल, तो सब कुछ मैकेनिकल सिस्टम है। इसमें कंप्यूटर को जो है कमांड दिया जाता है। अब इसमें चाहे तो हम एक प्रिंट भी निकालना चाहें तो हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंट के लिए इसको कमांड देंगे, और ये जा करके जो है इसमें सूखी इंक लगती है। कैसी इंक लगती है? डिजिटल प्रिंट में सूखी इंक लगती है, और वो सूखी इंक जो है कागज पर जाकर के जो है, ये भी 4 CMYK के कलर में ही होती है, डिजिटल प्रिंटिंग भी CMYK में ही होती है, लेकिन ड्राई होती है। इसमें जो है ना ड्राई नहीं होती है, इसमें गीली इंक लगाई जाती है। ठीक है, और जो ये लेजर प्रिंटर होता है इसमें सूखी और गीली दोनों प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम कार्ट्रिज बोलते हैं। क्लियर? तो डिजिटल प्रिंटिंग में हम एक कमांड देते हैं और एक प्रिंट निकाल करके यहाँ से रख लेते हैं, और डिजिटल प्रिंटिंग काफी बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है। ठीक है, इतनी बड़ी सी मैं ऐसे मान के चलिए एक कमरे में अगर लगाना है तो पूरा कमरा आपका 10x20 का फुल हो जाएगा, उतनी बड़ी मशीन होती है लेजर प्रिंटर की। उसमें कई प्रकार के कागज लगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से स्क्रीन भी लगी रहती है, स्क्रीन में यहाँ पे एक ऑपरेटर भी लगा रहेगा, वो ऑपरेट करेगा कि हमें प्रिंट देना है, फिर वो यहाँ जाएगा। इसमें सिलेंडर कई सारे लगे हुए होंगे, कागज रखने की व्यवस्था होगी। ठीक है, अब ये प्रिंट जब यहाँ से जाएगा तो इनमें लग करके जो है इंक के साथ में छपेगा और फिर यहाँ पे ऐसे निकल आएगा। इससे हम एक प्रिंट भी निकाल सकते हैं और 10,000 भी प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें हमें क्वांटिटी की बाउंडेशन नहीं होती है। क्वालिटी इसमें ए क्लास की निकलती है, इसमें कोई प्रिंट खराब होता ही नहीं है जब तक कि इंक इसमें से खराब ना हो या कम ना पड़ जाए तब तक। CMYK में क्या होता है, ये बहुत सावधानी पूर्वक काम किया जाता है। अगर एक भी सिलेंडर इधर से उधर हल्का सा खिसक गया तो प्रिंटिंग आपकी खराब हो जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिलेंडर खिसकने की बात नहीं है, सीधे कंट्रोल P मारो, ओके करो, खत्म प्रिंट। ठीक है, ये होता है आपका डिजिटल प्रिंटिंग। दूसरी बात है अब डिजिटल लैब प्रिंटिंग। हाँ, अब डिजिटल प्रिंटिंग में आप सोचेंगे कि प्रिंट किया क्या जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड वगैरह जो कलरफुल आते हैं, है ना, जो विजिटिंग कार्ड कलरफुल आते हैं या लेटर हेड कलरफुल आते हैं, तो उनका काम जो होता है वो डिजिटल प्रिंटिंग के तहत किया जाता है। या फिर छोटे मतलब जो कम मात्रा में कोई अपना पोस्टर छपवाना या बैनर नहीं, कोई कम मात्रा में स्टिकर छपवाना चाहता हो, अपने कम मात्रा में जो है पोस्टर भी छपवाना चाहता हो, तो इससे जो है वो छपवा सकता है। पता लगे 200 पीस छपवाना हो किसी को तो ऑफसेट में वो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ कम से कम 1000 प्रिंट होना चाहिए। अब 200 प्रिंट में जिसका काम चल रहा है वो जाकर के इस वाली प्रिंट से जो है वो छपवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कम अवस्था में जो है काम किया जाता है इसमें, और जो CMYK होता है इसमें अधिक क्वांटिटी में काम किया जाता है, इसमें कम क्वांटिटी में काम किया जाता है डिजिटल प्रिंटिंग में। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि विजिटिंग कार्ड वगैरह रखा हुआ है किसी के पास? चलिए ठीक है, हम दिखा देते हैं आपको। जैसे ये है ना, पता लगे हमने इसके 200 पीस छपवा लिए, इसके मैंने 200 पीस छपवा लिए, तो ये जो प्रिंटिंग है देखिए कितनी क्लियर प्रिंटिंग है, बहुत क्लियर प्रिंटिंग है। ठीक है, ये डिजिटल प्रिंटिंग है, बहुत क्लियर साफ सुथरी प्रिंटिंग होती है, इसमें अलग से कुछ भी लगने की जरूरत नहीं होती है। कागज अपना अपने तरीके से मोटा पतला कैसा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग किसमें आती है? डिजिटल प्रिंटिंग में आती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि डिजिटल लैब प्रिंटिंग क्या होती है, तो डिजिटल लैब प्रिंटिंग के तहत आप काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ फोटो छपवाने का। शादी की एल्बम बनती है, आप जो है फोटो पासपोर्ट साइज का छपवाते हैं, जो बढ़िया ग्लॉसी पेपर पे चिकना चिकना फोटो आता है बिना दाग धब्बे वाला, वो जो फोटो होता है वो डिजिटल लैब प्रिंटिंग का होता है, जो कि
CMYK के प्रणाली पर ना चल करके RGB प्रणाली पर चलता है। कैसे चलता है? RGB प्रणाली पर चलता है, ठीक है ना। आपके पास जो फोटो हो, आपने लैब से फोटो निकलवाया हो, फोटोग्राफर से फोटो निकलवाया हो, तो देखिए कितना सुंदर लगता है फोटो, बस चिकना चिकना ऊपर से बिल्कुल मक्खन जैसा लगता है कि नहीं लगता है? बताइए, बहुत ही कंट्रास्ट और ब्राइट कलर उसमें दिखाई देंगे। डार्क बहुत ज्यादा डार्क दिखाई देगा, लाइट बहुत ज्यादा लाइट दिखाई देगा। होता है कि नहीं होता है? सर एकदम कलर बहुत क्लियर होते हैं। बिल्कुल क्लियर कलर होते हैं। वो क्या होते हैं? डिजिटल लैब प्रिंटिंग कलर होते हैं, जो कि RGB में चलते हैं, ठीक है। और ऑफसेट आपका CMYK में चलता है, ठीक। अब बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो लगभग होता है लेजर प्रिंट के जैसा ही, ठीक है, लेजर प्रिंट के जैसा ही होता है, लेकिन उसकी जो क्रिया होती है वो कैसी होती है? जैसे आपने देखा होगा, आप टिकट कटवाने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? टिकट कटवाने के लिए। टिकट कटवाने जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिसे आपका लिखा हुआ है लखनऊ टू कानपुर लिखा हुआ है, तो एल के ओ ऐसे लिखते हैं, तो एल ऐसे लिखते हैं उस पे। जी सर, स्ट्रोक दे दे के बना होता है जैसे थोड़ा। ऐसे ऐसे पॉइंट में बना होता है कि नहीं पॉइंट बना होता है? जी सर, जी सर। है ना। तो ये जो डॉट में होता है बना हुआ, इसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। ये प्रिंटर कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। जैसे गन्ने की पर्ची किसी की आई, तो गन्ने की पर्ची जब आती है तो इसी तरीके से डॉट डॉट करके जो है उस पर नाम लिखा होगा। या फिर बिजली का बिल, बिजली का बिल जब आता है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि नाम लिखा होगा, यूनिट वगैरह लिखा होगा। किताब जो आती है इस तरीके से जो है डॉट डॉट करके आती है। छोटे बच्चों की किताब कौन सी है ऐसी? सर, जो बच्चे मतलब बहुत छोटे होते हैं लाइन को बनाते हैं, पूरा ड्राइंग भी आती है ऐसे उन लोगों में, और ये भी। नहीं 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 नहीं, वो तो डिजाइन किया हुआ रहता है। वो जो रहता है वो डिजाइन किया हुआ रहता है। वो जो क्या नाम है उसका नहीं होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं। सर जैसे वो जो रहता है कंडक्टर डिजाइन, पर देखिए इस पे लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है? ये एल के जो लिखा हुआ है, ये वाला एल के तो लखनऊ NR लिखा है, दिख रहा है? जी सर, जी सर। जितना जितना अलग से प्रिंट है, ठीक है, 2100 ओनली, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये जितना अलग से प्रिंट दिख रहा है ये डॉट मैट्रिक्स का प्रिंट है। और उसके ऊपर जो कलरफुल दिख रहा है, शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी, और गांधी जी का चश्मा, ये जो बना हुआ है, श्रेणी लिखा हुआ है, ये सब डिजिटल है। और ये देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है 661900555513, ये भी इसके साथ का ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है। बात समझ गए? और अधिकतम ये काम जो होता है वो ऑफिशियल काम में लिया जाता है। जनरली लोग इसको यूज नहीं करते हैं। आपने कक्षा 10 की मार्कशीट देखी होगी, कक्षा 10 Yes, की मार्कशीट sir. देखी होगी आपने। कक्षा 10 हो गया, 11 हो गया, नहीं मतलब इंटरमीडिएट हो गया, 10th हो गया, और आपका ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन में अगर कानपुर से आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें शायद ऐसा ना हो, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन करेंगे आप तो उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही जो है लेख उस पर लिखा होगा, सब्जेक्ट वगैरह, आपका नाम, सब कुछ टोटल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से लिखा रहेगा। इसलिए डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो ऑफिशियल यूज के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. फ्लैक्स प्रिंटिंग या विनाइल प्रिंटिंग मशीन जो होती है, जिससे हम रोड पे लगी हुई बड़ी बड़ी सी होर्डिंग्स देखते हैं, वो फ्लैक्स होता है, ठीक है। ये भी मशीन बहुत बड़ी होती है, इतने बड़े साइज में मशीन होगी और पीछे तक ऐसे रखी हुई होगी, ठीक है, बहुत बड़े आकार की मशीन होती है ये भी। इसमें भी जो है हम क्या लगाते हैं? फ्लैक्स लगाते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पे बीच में रोलर होता है, इसमें फ्लैक्स लगाते हैं। यहाँ पे इसमें लेजर भी सिस्टम रहता है, और फिर यहाँ से आगे की तरफ ऐसे निकलता जाता है फ्लैक्स, ठीक है। आगे की तरफ फ्लैक्स निकलता जाता है। विनाइल एक तरीके का, जैसे फ्लैक्स होता है वैसे ही विनाइल टाइप का एक धरातल होता है, जो काफी महंगा होता है विनाइल फ्लैक्स की तुलना में। वो भी इसी में लगा दिया जाता है, ये भी जो है प्रिंट के तौर पे निकल आता है। ये जो प्रिंटिंग प्रोसेस है, ये प्रिंटिंग प्रोसेस आपका CMYK पद्धति पर चलता है। और डॉट मैट्रिक्स जो चलता है वो CMYK और RGB किसी पे नहीं चलता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट चलता है, ब्लैक चलता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, ग्रे या ब्लैक चलता है।
ठीक है, सभी चीजें हो गई। जी सर। बताइए। ठीक है, अब बताइए, आप लोग पहचान लेंगे, आपके सामने कोई प्रिंट आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा प्रिंट है कौन सा प्रिंट नहीं है। यस सर। आपको मेरे ख्याल से हर एक चीज पता चल जानी चाहिए। आप कोई भी चीज उठाइए जिसपे जो भी छपाई हुई हो, ठीक है, तो उसको आप समझ जाएंगे। जैसे पॉलीथीन होती है, बॉटल होती है, पॉलीथीन जो होती है उसपे कैसे छपा जाता है, लेजर की सहायता से छापा जाता है। ठीक है, जी। चलिए ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, अन्य छापा चित्र एवं अम्लांकन। अन्य छापा चित्र एवं अम्लांकन। अन्य छापा चित्र एवं अम्लांकन। अन्य छापा चित्र और अम्लांकन में सबसे पहला लिख लीजिएगा पॉइंट, मिश्रित माध्यम छापा चित्र। मिश्रित माध्यम छापा चित्र। मिश्रित माध्यम छापा चित्र। अब इसमें क्या करेंगे, मिश्रित माध्यम छापा चित्र के अंतर्गत क्या करेंगे बताइए। परिभाषा इसके लिए लिख लीजिए, एक ही धरातल पर, एक ही धरातल पर दो या दो से अधिक छापा पद्धतियों का प्रयोग कर छापा तैयार करना। एक ही धरातल पर दो या दो से अधिक पद्धतियों का प्रयोग कर छापा तैयार करना। जैसे जैसे लिनो छापा या कास्ट छापा के साथ नहीं, कास्ट छापा के ऊपर, ऊपर लिख लीजिए, लिनो या कास्ट छापा के ऊपर अम्लांकन विधि से छापा प्राप्त करना। अम्लांकन विधि से छापा प्राप्त करना। बस इतनी ही चीज जो होती है वो मिश्रित माध्यम के अंतर्गत आती है। और बात यहाँ पे सिर्फ लिनो और कास्ट छापा की नहीं है, आप कोई भी पद्धतियों को आपस में मिला सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको टिकट दिखाया था, उसमें दो पद्धतियां मिली हुई थी। एक तो कौन सी, डिजिटल प्रिंटिंग मिली हुई थी, दूसरी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग मिली हुई थी। उसको हम मिश्रित माध्यम छापा प्रिंट कह सकते हैं। कोई डाउट बताइए। नो सर। चलिए ठीक है, अब अगला लिख लीजिएगा एकल मुद्रण। ये पहला था, दूसरा लिख लीजिए एकल मुद्रण। एकल मुद्रण छापा चित्र। एकल मुद्रण छापा चित्र क्या होता है, लिख लीजिए, धातु प्लेट, धातु प्लेट या शीशे पर, धातु प्लेट या शीशे पर तैल रंग की स्याही से चित्र बनाकर, तैल रंग की स्याही से चित्र बनाकर छापा प्राप्त करना। छापा प्राप्त करना, जिसमें एक बार में, जिसमें एक बार में एक ही छापा प्राप्त होगा। यह होता है एकल मुद्रण। मतलब इसमें आपको कटिंग नहीं करनी है, आपको कटिंग नहीं करनी है, और ना ही आपको जो है किसी प्रकार का इसमें उभार सतह, अंतर सतह, ना ही आपको जो है क्या नाम है
अम्लांकन की व्यवस्था करनी है और ना ही इस पे जो है तेल और पानी की सहायता से रंगों को अलग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक प्लेट ले लीजिए या एक ग्लास ले लीजिए, उसके ऊपर आप हाथ से या फिर आपके पास ट्रेस पेपर है, ट्रेस पेपर पे आप वो सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद में आप जो है अपने ब्रश की सहायता से कोई भी ऑयली इंक लगा दीजिए, ठीक है, एक रंग में कोई भी ऑयली इंक लगा दीजिए और उसके बाद में उसको रख करके जो है उस पर छापा ले लीजिए, कागज रख दीजिए, वो इंक जो है ना कागज पे लग जाएगी, छप जाएगा, उसको हम एकल मुद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल मुद्रण। उससे हम एक छापा जो है ना एक बार में एक ही छापा प्राप्त करेंगे। दोबारा करने के लिए हमको फिर से वही डिजाइन उस पर क्रिएट करनी पड़ेगी, तब हमको अगला छापा मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब लिख लीजिएगा शीशा अम्लांकन। सर जब छापा शीशा अम्लांकन, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर जब छापा लेंगे तो उकेरेंगे ना थोड़ा सा कि एक बार चित्र नहीं, हो जाए। उकेरना नहीं है, आपको सिर्फ बनाना है उस पे, अच्छा, उकेरना नहीं है। ऑयल से बनाना उकेर है। हाँ, सिर्फ कलर की सहायता से बनाना है। देखिए वाटर कलर से अगर बनाएंगे तो वो सूख जाएगा, एक्रेलिक कलर से बनाएंगे तो सूख जाएगा, अगर तैल रंग से बनाएंगे तो सूखेगा नहीं। इसलिए हमने बोला है कि तैल रंग से ही इसको बनाना है। तैल रंग जल्दी से नहीं सूखता, तो अब जितनी जल्दी डिजाइन बना देंगे उतनी जल्दी में वो सूखेगा नहीं। फिर उसका छापा ले लेंगे, छापा जब लेंगे तो वो कलर जो है ना उस पे आ जाएगा आपके कागज पर, उस पे कलर रह नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए एक ही बार आपको छापा उससे प्राप्त करना है। ठीक है सर, ये तो ठीक है, अब लिखिएगा। अब लिख लीजिए शीशा अम्लांकन चित्र। यहाँ पे अब छापा नहीं है, चित्र है, ध्यान रखिएगा। शीशा अम्लांकन चित्र, इसको आप कह सकते हैं ग्लास एचिंग पेंटिंग। इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, इस बात को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लास अम्लांकन के लिए जाना जाता है। आपके लिए एक सवाल है कि ग्लास पर कौन सा कलर लगाया जाता है। सुन लीजिएगा, कल जवाब दीजिएगा। लिखिएगा, इसकी परिभाषा टाइप की लिख लीजिए। किसी शीशे पर किसी शीशे पर शीशे पर किसी शीशे पर अम्ल द्वारा डिजाइन उत्कीर्ण कर, अम्ल द्वारा डिजाइन उत्कीर्ण कर, अम्ल द्वारा डिजाइन उत्कीर्ण कर रंग भरकर पेंटिंग तैयार करना, रंग भरकर पेंटिंग तैयार करना। ग्लास अम्लांकन चित्र कहलाता है, या ग्लास एचिंग प्रिंट कहलाता है, प्रिंट नहीं पेंटिंग कहलाता है। ठीक है, अब लिख लीजिएगा आवश्यक सामग्री इसमें लगती क्या क्या है। आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री लिख लीजिएगा। शीशा लगेगा आपका, सबसे पहली बात तो शीशा ये होना चाहिए 5 mm से 12 mm तक, 5 mm से 12 mm तक। उसके बाद लिखिएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होना चाहिए। उसके बाद प्लास्टिक पारदर्शी टेप होना चाहिए, प्लास्टिक पारदर्शी टेप होना चाहिए। शीशा अम्लांकन चित्र कैसे बनाया जाता है मालूम है सबको? मोम होना चाहिए, इसको बीस वैक्स बोलते हैं, इसको ब्लैक जापान भी बोलते हैं, ब्लैक जापान। ठीक है, अगला लिखिएगा ब्लेड या कटर। उसके बाद लिख लीजिएगा प्लास्टिक ट्रे, प्लास्टिक ट्रे और कलर, ग्लास कलर।
ठीक है, इतनी आपके पास में आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, आप ये बता दीजिए शीशा अम्लांकन से संबंधित कुछ जानकारी आपको है क्या? शीशा मतलब ग्लास, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है शीशे की कटाई के लिए होता है, प्लास्टिक पारदर्शी टेप मतलब कि ऊपर से एक झिल्ली टाइप का या टेप टाइप का लगाया जाता है शीशे के ऊपर, जिससे कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है पूरे शीशे को ना काटे। मोम आप जानते हैं क्या होता है, ब्लेड आप जानते हैं क्या होता है, प्लास्टिक ट्रे मतलब कि एक जो है आपकी प्लास्टिक की ट्रे होने चाहिए, और ग्लास कलर जो आपको ग्लास के ऊपर कलर करना है वो चीज आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, फिर आता हूँ इसकी प्रोसेस पे कि इसमें प्रोसेस में कैसे काम किया जाता है। लिख लीजिएगा, कार्यविधि। कार्यविधि कार्यविधि के दौरान क्या करना है, सबसे पहले शीशे पर रेखांकन करना है। शीशे पर रेखांकन करना है। ये आपकी ऐसे समझ लीजिए शीशे पर रेखांकन करने से संबंधित कई चीजें बीच में आती हैं, वो क्या क्या आती हैं इन चीजों के बारे में आप जानिए। ठीक है, शीशे पर रेखांकन करने से संबंधित तो सबसे पहले शीशे के अनुसार, शीशे के अनुसार, शीशे के अनुसार गज पर चित्र बनाकर स्टेंसिल तैयार करना। स्टेंसिल तैयार करना। ठीक है, स्टेंसिल तैयार करना। हालांकि स्टेंसिल अभी नहीं बनी है, अभी आप शीशे पर जो है ना शीशे के अनुसार कागज पर चित्र ही बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका शीशा इस साइज का है, इस साइज का आपका जो है ये ग्लास है, हमको क्या करना है, इस पे रेखांकन करना है। तो क्या करेंगे, हम इसी साइज का जो है एक लेंगे, क्या कागज लेंगे, मान लिया इसी साइज का हमने एक कागज ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसी साइज का हमने यहाँ पे ले लिया कागज। अब इस साइज का जो कागज है इस पे हमको क्या करना है, पहले कागज पर हम क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। तो मान लिया कि हमने डिजाइन जो बनाई है वो एक फूल टाइप का ऐसे बना लिया है। ठीक है, एक फूल मैंने यहाँ पर भी बना लिया है और एक फूल मैंने यहाँ पर भी बना लिया है। ठीक है, ये 3 फूल हमने बना लिए। अब ये फूल हमको इस ग्लास पे ले जाने हैं, तो हम कैसे लेकर के जाएंगे, तो शीशे के अनुसार कागज पर चित्र बना लेना। तो शीशे के अनुसार जितना बड़ा शीशा है उतना बड़ा ही कागज में रहा, बिल्कुल बराबर का। ठीक है, हमने यहाँ पे चित्र बना लिया है। अब चित्र बनाने के बाद, चित्र बनाने के बाद में क्या करना है, जो हमारा शीशा है इसको वॉशिंग पाउडर से अच्छी तरीके से धुल लेना है। ठीक है, धुलाई का काम सबसे जरूरी होता है। ठीक है, तो शीशे को हम क्या करते हैं, वॉशिंग पाउडर से अच्छी तरीके से धुल लेते हैं। उसके बाद में इस पे पूरे के पूरे शीशे पर हम क्या करते हैं, प्लास्टिक टेप लगा देते हैं। यहां से लगा करके यहां तक पूरे भर पे हम प्लास्टिक का टेप लगा देते हैं। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो भी टेप, कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट टेप होना चाहिए। हम इस पे टेप पूरे भर पे लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या लग गया, टेप लग गया। टेपिंग करना, टेपिंग पूरे भर पे हमारा क्या लग गया है, ये टेप लग गया है। ऐसे लिखते नहीं, खाली हम बना देते हैं। ये हमारा क्या लग गया, पूरे भर पे टेप लग गया है। ठीक है, हम अभी क्या लगा यहाँ पे, टेप। ये है हमारा शीशा, टेप लग गया। अब टेप लगाने के बाद में ये जो कागज है, इस कागज को हम इस पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है ना, इस कागज को इस पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। आगे लिख लीजिए इसमें और करना क्या रहेगा। शीशे को, शीशे को वॉशिंग पाउडर से धुलकर, वॉशिंग पाउडर से धुलकर प्लास्टिक टेप चिपकाना। प्लास्टिक टेप चिपकाना। प्लास्टिक का टेप यहाँ पे चिपक गया। उसके बाद टेप चिपकाने के बाद में कागज पर बनी डिजाइन या स्टेंसिल चिपकाना। डिजाइन चिपकाना, हम क्या करेंगे, इस कागज को उठा करके जो है
इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अभी हमारा क्या हो जाएगा, कागज से पेस्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए लाइन तो यहाँ पे आ ही गई है ऐसे, ठीक है। अभी हमारी ये डिजाइन जो है टेप के ऊपर ऐसे दिखने लगेगी कि नहीं, बताइए। जी सर। ये डिजाइन हमारी इस पेज पे दिखने लगेगी या नहीं दिखेगी? सर जब टेप चिपका देंगे तो डिजाइन कैसे? अच्छा एक ही बताइए, जैसे जी कि सर। हमारे पास ये टेप रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर, सर ठीक है, हाँ, ट्रांसपेरेंट टेप है, ठीक है सर, देखिए नहीं अगर ट्रांसपेरेंट टेप नहीं भी है तो भी अगर मैंने इस पे चिपका दिया है ये वाला टेप, और इस टेप के ऊपर से हम एक डिजाइन बनाते हैं कागज की, ठीक है। दिखेगी, दिखेगी। ऐसी डिजाइन है, मान लीजिए ये कागज है और इस कागज की डिजाइन हमने इस पे बना करके जो लगा दी, ठीक है, हमने ऐसे लगा दिया, तब भी तो हमारी डिजाइन दिख रही है। जी टेप सर, जो नीचे है ना, डिजाइन दिखेगी। तो हमारी ऊपर है, तो डिजाइन हमारी दिखती रहेगी। डिजाइन को भी हम इसके ऊपर से चिपका देंगे, डिजाइन को भी इसके ऊपर से चिपका देंगे, ठीक है। डिजाइन को चिपकाने के बाद कटर की सहायता से, जैसे ये डिजाइन बनी हुई है, इसको हम कटर की सहायता से ऐसे देंगे काट, क्या कर देंगे, काट देंगे। और कटिंग हम कुछ इस प्रकार करेंगे कि ऊपर का जो कागज है ये तो हमारा कट ही जाए, ठीक है, और साथ में नीचे जो हमारा टेप लगा हुआ है वो भी कट जाए, है ना। हमारा टेप भी कट जाए और कागज भी कट जाए। कागज कटे जाए ना कटे, कागज तो खराब हो गया, हमने स्टेंसिल के रूप में इसको लगा रखा है, क्योंकि ये डिजाइन हमको उस पर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस जैसे हमने ये डिजाइन काटी है वैसे इस टेप को भी काट देना है, काटेंगे कटर की सहायता से, ठीक है, तो ये टेप भी कट जाएगा। बात समझ में आई? जी सर, मतलब डिजाइन बताइए। शीशे तक पहुंच जाए। हाँ, अब जो है जैसे कि यहाँ पे डिजाइन भी कट गई है, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाला जो कागज है इसको हम हटा लेंगे, और इसमें जो हमने डिजाइन कट की थी इस ग्लास पर, मतलब ये टेप सही, तो टेप हम उतनी दूर का क्या लेंगे, क्या करेंगे, छोड़ा देंगे। तो डायरेक्ट ग्लास आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। जी सर। डिजाइन को कटर से काटना व शीशे से टेप हटाना व गोंद को साफ कर लेना, साफ कर लेना। दो तीन चीजें इसमें हमने एक ही में लिख दी हैं, ठीक है, दो तीन चीजें हमने इसमें एक ही में लिख दी हैं। अब हमने लिखा है यहाँ पे, डिजाइन को कटर से काटना व शीशे से टेप हटाना। डिजाइन को हमने कट किया, उसके बाद में शीशे से जो ये कटा हुआ टेप था उसको हमने हटा दिया, ठीक है। फिर गोंद को साफ कर लेना। अब इसमें हमने हमारे टेप में गोंद लगा था हल्का हल्का, तो यहाँ पे गोंद लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हल्के पानी से या किसी अन्य तरीकों से इसको हम क्या करेंगे, धुल देंगे, क्या करेंगे, धुल देंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? जी सर। ठीक है, अगर समझ में यहाँ तक आ गई है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी भी नहीं, समझ में आ जाएगा। अब हम इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। नहीं, अभी तो यूज है, अभी तो यूज है, सर अभी इसका ऐसे यूज भी है। तो हाँ सर जी, ऐसे भी तो बना सकते हैं हम, पहले टेप पर डिजाइन बना ले और फिर पेस्ट कर दे उसको। हाँ बेशक, टेप पर भी डिजाइन आप बनाना चाहें, टेप पर डिजाइन आप बना लें तो उसके बाद उसको कट करें तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है ना, स्टेंसिल मान लिया हमारे पास पहले से कटी हुई रखी हुई है, ठीक है, डिजाइन हमारे पास कागज पे पहले बना हुआ रखा है, टेप पे हमारी डिजाइन बनी नहीं रखी है, तो इसलिए जो है हम चाहें तो कंप्यूटर से प्रिंट करा करके जो वही चीज बना सकते हैं, या डिजाइन को हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। टेप पे आपको बनाना ही पड़ेगा, उस पर छपेगा नहीं, इसलिए कागज लगाया जाता है। या आपकी इच्छा पे है, आप जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, बशर्ते ये टेप कटना चाहिए, बस बात खत्म है, ठीक। अब क्या करना है, ये जो हमारी प्लेट है इसको बिल्कुल बराबर सतह पर रखना है, बिल्कुल कहाँ पे, बराबर सतह पर, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल बराबर सतह पर रखना है। ये मान लिया हमारी ऐसे प्लेट यहाँ पे रखी हुई है। अब इस प्लेट के ऊपर क्या करना है, हमको एक मेड़ बनानी है, और कैसी, मोम की, और ये हर तरफ बनानी है,
एक मेड़ बनानी है हर तरफ, चारों तरफ, हल्की सी ऊंची, है ना। मोम कौन सा है, मोम हमने जो लिखाया था बीस वैक्स, जिसको ब्लैक जापान कहते हैं, उस मोम से यहाँ पे हमें क्या करना है, एक दीवार बना देनी है। अब एक चीज बताइए कि इस कांच पर आसपास से जब मोम की दीवार बन गई है, तो इसमें हम पानी भर देंगे तो रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, बिल्कुल बराबर जगह पे रुक जाएगा सर। जी सर। रुक जाएगा ना, रुक जाएगा ना। तो हमको इसमें पानी नहीं भरना है, हमको इसमें भरना है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भरना है। अब लिखिएगा, शीशे के चारों ओर मोम की मेड़नुमा दीवार बनाना। शीशे के चारों ओर, शीशे के चारों ओर मोम की मेड़नुमा दीवार बनाना। मेड़ क्या होता है सर? दीवार बनाना, छोटी-छोटी मेड़ क्या बाउंड्री। होता है? किनारी। आपके वहां पे खेत हैं, आपके वहां खेत हैं आसपास में कि नहीं है, हाँ जी सर है। बताइए, है ना। आपका खेत दूसरे के खेत से अलग है, ये कैसे पता चलता है? वो जो बीच में किनारी बनी हुई होती है। बस मिट्टी वही की किनारी बाउंड्री। बनानी है, ठीक है, बस वही किनारी बनानी है। साइड साइड में, जैसे ये हमारा खेत है, ये पड़ोसी का है, अगला पड़ोसी का है, ठीक है। इस तरीके से जो खेत होते हैं सबके लिए एक बाउंड्री बनाई जाती है, इतनी छोटी सी मोटी मिट्टी की, जिससे हमें ये पता चलता है कि इधर का खेत मेरा है, इधर का किसी और का है। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से इस प्लेट के चारों तरफ क्या कर देना है, शीशे के चारों ओर मोम की मेड़नुमा एक दीवार बना देनी है, छोटी सी, मतलब कि कम से कम 2-3 mm ऊंची दीवार बना देना है, कि इसमें हम पानी अगर भरें तो बहने ना पाए किसी तरफ। लेकिन हमको इस पे पानी नहीं भरना रहता है, इस पे हमको क्या करना रहता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, मतलब जो एसिड रहता है उसको इसमें डालना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट था, उसके बाद में ये अगला पॉइंट है, इसमें लिख लीजिएगा, शीशे को समतल जगह पर रखकर, शीशे को समतल जगह रखकर, शीशे को समतल जगह रखकर अम्ल का घोल डालना, अम्ल का घोल डालना, अम्ल का घोल डालना, जो कि 1 mm या 2 mm होना चाहिए, ठीक है, 1 mm या 2 mm होना चाहिए, मतलब कि शीशा पूर्ण तरीके से डूब जाए, ठीक है ना। अब क्या किया हमने, यहाँ पे क्या भर दिया है, एसिड भर दिया है, मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो था वो हमने यहाँ पे भर दिया। ऐसे बबल्स बना देते हैं तो पता चलेगा, अन्यथा लाइनें पता चल जाएंगी इसमें, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे अम्ल भर दिया है, ठीक है ना, अम्ल भर दिया है। घोल कौन सा है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, अम्ल कौन सा है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का अम्ल जो है इसमें हमको भर देना है। बात क्लियर? अब इसको हमें छोड़ देना है कम से कम 2 घंटे तक, ठीक है। इसको क्या करना है, 2 घंटे तक ये, अब हमें क्या करना है, 2 घंटे तक अम्लांकन होने देना है, अम्लांकन 2 घंटे तक अम्लांकन होने के बाद, लिख लीजिएगा, 2 घंटे तक अम्लांकन होने के बाद, 2 घंटे अम्लांकन होने के बाद टेप सहित प्लेट साफ करना, टेप सहित प्लेट साफ करना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 घंटे इसको बीत चुके हैं, 2 घंटे इसको बीत चुके हैं। अब 2 घंटे बीतने के बाद जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है इसको एक जार में रख लेंगे, प्लास्टिक के जार में रखेंगे, शीशे में नहीं रखेंगे, शीशे में रखेंगे तो ये काट देगा। इसको क्या में रखेंगे, एक प्लास्टिक का जार होगा या प्लास्टिक की बोतल होगी, उसपे हम इसको निकाल लेते हैं और जो वैक्स लगा हुआ इसको हम छुड़ा देते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, इस पे जहाँ पे टेप लगा था, अब इसमें बताइए कि जब यहाँ पे जो है वो भरा हुआ था एसिड, ठीक है, यहाँ पे तो लगा हुआ है टेप,
है ना, यहाँ पे लगा हुआ है टेप, यहाँ पे टेप नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ का जो एसिड है डायरेक्ट शीशे के संपर्क में है कि नहीं है? जी सर, ग्लास को काटेगा। अगर डायरेक्ट शीशे के संपर्क में है तो ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है क्या शीशे को काट नहीं देगा? जी सर, काटेगा। काट देगा। जी सर, ठीक है, अब काटेगा। 2 घंटे तक ये पड़ा रहेगा तो ये 2 घंटे तक इस शीशे को जो है काट देगा, गहराई में ला देगा। अब हम क्या करते हैं, इस टेप को छुड़ा लेते हैं। देखिए डिजाइन बन गई कि नहीं बन गई? बन गई ना? ठीक है, डिजाइन बनके तैयार हो गई है। डिजाइन बनके तैयार हो गई, हमने इस टेप को अच्छी तरीके से छुड़ा दिया है। आसपास हमने जो है ब्लैक जापान लगा रखा था, मोम लगा रखा था, उसको भी हमने हटा दिया है। उसके बाद में इस प्लेट को हमको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, टेप सहित साफ कर लेना। प्लेट को अच्छे तरीके से हमने क्या किया, साफ कर लिया। अब प्लेट को साफ करने के बाद अम्लांकित भाग पर मतलब डिजाइन पर रंगों की सहायता से मनचाहा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। मनचाहा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद रंग हमने लगा लिया है। अब लास्ट पॉइंट है, रंग सूखने के पश्चात हमारा ग्लास पेंटिंग रंग सूखने के पश्चात हमारी ग्लास पेंटिंग बनकर तैयार हो जाती है। ठीक, अब बताइए अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो फिर मैं उसको फिर से बताऊं। नोट पॉइंट लिख लीजिए। इसके अतिरिक्त ग्लास पर बालू छेपण विधि जिसको बोलते हैं सैंड ब्लास्टिंग। इसके अतिरिक्त ग्लास पर बालू छेपण विधि का प्रयोग भी किया जाता है, बालू छेपण विधि का प्रयोग भी किया जाता है। लिखिएगा, इसी में अगला पॉइंट लिखिए। इस कार्यविधि में कांच पर स्टेंसिल चिपकाकर स्प्रे गन से महीन बालू का फ्लो किया जाता है। फ्लो कांच पर किया जाता है, लिख लीजिएगा, फ्लो कांच पर किया जाता है, जिससे डिजाइन बन जाती है। और डिजाइन बनने के बाद में आप चाहें तो उसको कलर करके रख सकते हैं और चाहें तो आप बिना कलर के भी रख सकते हैं। ठीक है, ये कार्यविधि समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। सर आ गई है? नहीं आई हो तो बता दीजिए। देखिए, इसके लिए ग्लास पर बालू छेपण विधि या सैंड ब्लास्टिंग का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें क्या होता है
कि कांच पर स्टेंसिल चिपकाकर महीन बालू का फ्लो कांच पर किया जाता है और जिससे डिजाइन बन जाती है। अब देखिएगा, ये आपका ग्लास है, मान लिया कि ये आपका ग्लास है, ठीक है, ये आपका ग्लास है, और इस ग्लास पर आपने क्या किया है, बनाया है डिजाइन, ठीक है। डिजाइन कैसे बनाना है, स्टेंसिल लगा के बनाना है। स्टेंसिल जैसे पिछली बार मैंने बताया था अभी तुरंत पहले, उस तरीके से बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं, या अन्य विधियों के तहत अगर बनाना चाहते हैं तो आप अन्य विधियों के तहत भी उसको बना सकते हैं। अब करना क्या है इसमें, मान लिया कि यहाँ पे टेपिंग पहले से हो गई है, इस पे टेप ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, इस पे टेप लगा हुआ है। फिर यहाँ पे हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाई है डिजाइन, ठीक है, ये हमने बनाई है डिजाइन। अब इस डिजाइन में, ठीक है, ये हमारे 3 जो है फूल बने हुए हैं, ये डिजाइन हमारी इस पे बन गई है। डिजाइन किस पर बनी हुई है, अभी हमारी कागज पे थी, अब कागज पर डिजाइन बनने के बाद में हमने इसकी कटिंग कर ली, जैसे मैंने बताया था। कटिंग करने के बाद में हम कागज हटा देंगे, प्लस हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो टेप लगा था टेप भी हम हटा देंगे, है ना, क्या करेंगे, टेप भी हटा देंगे। अब बताइए पूरे घर पे अभी टेप यहाँ पे लगा है कि नहीं लगा है? जी सर, सर जो खाली स्थान है जो बस उस पे बालू का स्प्रे कर देंगे। सेम हाँ प्रोसेस बस, अब जो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो डिजाइन का खाली स्थान बच गया है, ठीक है, इस डिजाइन का जो खाली स्थान बच गया है, इस वाले डिजाइन को हमको क्या करना है, एक लेना है स्प्रे गन, ठीक है। स्प्रे गन इस तरीके का होता है, छोटा कर दिया मैंने, बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा। स्प्रे गन जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें एक नोजल टाइप का लगा रहता है, इसमें बहुत ढेर सारा फोर्स रहता है, इसमें एक नोजल रहता है पतला सा, ठीक है। एक नोक रहती है, ठीक है, इसमें जो है एक रिंग टाइप का रहता है, फिर इसमें नोजल रहता है। नोजल की सहायता से हम इस पे फोर्स फोर्स करते हैं बालू का, इसमें बालू भरी रहती है, ठीक है। ये हमारा रहता है, और ये हाथ से पकड़ने वाला होता है इस तरीके का, ठीक है। और ये यहाँ पे बटन भी लगी रहती है चलाने के लिए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसमें नीचे से फोर्स आता रहता है उसका, हवा का, ठीक है। इसको पकड़ते हैं, ठीक, और यहाँ पे वो लगा रहता है बटन टाइप वाला दबाने वाला, इसको दबाते हैं तो बालू इसमें भर देते हैं। अब ये क्या होती है, बालू जब यहाँ से हवा का फोर्स आता है यहाँ से निकल करके, ठीक है, तो जाता है इसमें। अब इसमें हवा का फोर्स और बालू दोनों मिक्स होकर के इसमें साथ में निकलते हैं, और बहुत स्पीड में निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे धुलाई होती है, गाड़ियां धुली जाती हैं, तो उसमें डायरेक्ट पानी ही नहीं निकलता है, उसमें पानी और हवा का फोर्स दोनों एक साथ में होता है, तभी तो पानी दूर तक जाता है, अन्यथा पानी इतने महीन से कैसे निकलेगा पॉइंट से, और इतना दूर चला जाए पानी, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। वो पानी निकलता है हवा के साथ में, ठीक वैसे ही है जो स्प्रे गन होती है, ये भी हवा के साथ में बालू निकलती है, और इसका जो फोर्स होता है वो बहुत तेज होता है। क्या किया जाता है, जहां पर ये हमारा ग्लास है, इस पे हम बालू का फोर्स इतनी तेज से देते हैं कि ग्लास जो है ना, इसकी स्पीड में जो है ये कट जाता है, हल्का ऊपर ऊपर की लेयर जो होती है कट जाती है। और जहां पर हमारा टेप लगा हुआ है वहां पे ग्लास नहीं कटेगा, और जहां पे नहीं लगा हुआ है ग्लास, सॉरी टेप, वहां पर ग्लास कट जाएगा। उसके बाद हम टेप को यहाँ से हटा देंगे, और टेप हटाने के तुरंत बाद हमको जो है ऊपर की डिजाइन डिजाइन जो है वो दिखती हुई रह जाएगी, जिसको हम कलर कर सकते हैं चाहे तो, या हम ऐसे यूज करना चाहें ऐसे यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो टेबल होती है आप लोगों के वहां पे, या कॉमन घर में जो टेबल होती है, जो कांच की टेबल होती है, उससे फूल टाइप का बना हुआ रहता है, बना रहता है, देखा है, जी सर। वो इसी में से बनाया जाता है। या साइड में देखा होगा लाइनें ऐसे बाउंड्री टाइप की बनी रहती है, बाउंड्री का मतलब जैसे हाशिया चित्रण होता है, तो ग्लास के आसपास में हाशिया टाइप का बना रहता है, अंदर से लग रहा है बना हुआ है, तो वो इसी विधि से बनाया जी जाता है, सर। स्टेंसिल काट करके इसी विधि से जो है हाशिया बनाया जाता है। ये होता है आपकी बालू क्षेपण विधि, और वो थी आपकी क्या नाम है, ग्लास अम्लांकन विधि, ठीक है। इन दोनों में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं। जी चलिए सर। ठीक है, अगर अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। तो फिलहाल के लिए आपकी जो क्लास है वो छापा कला से संबंधित जो थी वो खत्म हो गई है। अब छापा कला में आपका कुछ नहीं बचा है। कल से जो क्लास आपकी होगी वो होगी फिर से जो आपका चला, आपको छापा कला से संबंधित जितना आपने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ था तब से लेकर के आज तक में अगर कोई चीज ऐसी रह गई हो जो समझ में ना आई हो, ठीक है, वो आप पूछ लीजिए। ऐसा कुछ है?
सर एक बार सारा देखना पड़ेगा रिवाइज करके। ठीक है, तो रिवाइज कर लीजिए, जो समझ में ना आए तो आप हमें बताइएगा, ठीक है।